हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RS स्टडीज। फ्रेंड्स, अब कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैथ्स की कक्षाएं अब डेली निरंतर आपके लिए आती रहेंगी, जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं और आपको इससे बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, संख्या पद्धति। इसमें आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा गया संख्या या नंबर। यदि हम नंबर की बात करें तो नंबर एक प्रकार से क्या हो सकता है? नंबर एक सिंबल है। क्या है? नंबर एक सिंबल है जो किसी भी चीज़ को डिनोट करता है कि उसका मात्रा कितना है। अर्थात किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की मात्रा को डिनोट करते हैं हम किससे? नंबर से। किससे डिनोट करते हैं? नंबर से। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर क्या है? एक सिंबल है या एक संकेत है। यदि हम नंबर को देखें तो नंबर को प्रायोरिटी में हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, एक हमारी एक रियल नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। क्या होती है बच्चे? इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं। रियल में जो नंबर्स होते हैं जिनका हम गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं, गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। जैसे हम कह सकते हैं 1/2 पाई, 3/4, 7, -8, ऐसे नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, सभी प्रकार में आ सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स हम किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनसे हम गणितीय ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर्स, इमेजिनरी का मतलब होता है सीधी बात काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक से एक वर्ड हमको समझ में आ रहा है, कल्पना। ऐसे सभी संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जो वास्तव में होते नहीं हैं, लेकिन बस हम उसकी क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, काल्पनिक संख्या जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई से, जैसे हमने कहते ए आई, इसका मतलब एक क्या है? इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है। यदि आप 12th में पढ़े होंगे तो जिसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा जिसे बोला जाता है। जैसे हमने लिख दिया A+BI, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ए है, ए आपके क्या है? एक रियल नंबर है, और यहाँ पर जो BI है ये आपके क्या है? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या है। जब हम दोनों नंबर को एक साथ लिखते हैं, एक हमने काल्पनिक संख्या को लिख दिया और एक क्या लिख दिया? वास्तविक संख्या को लिख दिया। जब एक रियल नंबर और जब एक इमेजिनरी नंबर को हम एक साथ लिखते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्या, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमें देखिए काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमें केवल रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या, चलिए रियल नंबर्स। यदि हम रियल नंबर्स को अब रियल नंबर को बांटना स्टार्ट करेंगे हम वास्तविक संख्या को, तो इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हमारा पार्ट होगा रेशनल नंबर, एक होगा आपका इरेशनल नंबर। एक होगा आपका रेशनल नंबर, एक होगा इरेशनल नंबर। समझ रहे? रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इरेशनल का मतलब अपरिमेय। यदि हम अब यहां से समझे,
परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं? तो समझिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। समझ सकते हैं? हमने क्या बोला, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर हम उन्हें कहेंगे जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे हर होगा हमारा, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हमने लिख दिया 3/4, 5/7, -1/2, -3/7, -4 लिख दिया हमने। तो यहाँ भी देखिए इसके बाई क्या होता है, 1 होता है, इसके भी बटे 1 होता है। तो ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। यदि हमने 0 को लिख दिया तो 0 के भी बटे क्या है, 1 है, तो यह भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, वही क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगे। यदि साधारणतया देखा जाए तो वे सभी नंबर्स जिनके हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, जिनके हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वर्गमूल वह भी शुद्ध वर्गमूल, जैसे हमने कह दिया √2 लिख दिया हमने, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, √6 लिख दिया। ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जिनके हम वर्गमूल पूर्णतया नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर पाई हो गई, या फिर वैसे नंबर, वैसे दशमलव संख्याएं जो अशांत अनावृत हैं, वे संख्याएं जो अशांत अनावृत हैं। अशांत अनावृत दशमलव संख्याओं का मतलब क्या है, कि वे सभी नंबर्स जो दशमलव के बाद एक परफेक्ट, एक निश्चित स्थान पर नहीं आते हैं। जैसे हमने कह दिया 03 03 003 0003, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 333 आ रहा है, लेकिन एक परफेक्ट सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। पहले तो बिना जीरो का है, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, तो इसका स्थान जो है फिक्स नहीं है। तो जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं, जो अशांत अनावर्ती संख्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई का मान देख लीजिए आप, पाई भी एक क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या जो शांत, जैसे तो शांत हो गई, हमने कह दिया कि 5/2, यह एक शांत दशमलव संख्या है, 2.5 आ जाएगा, यह रेशनल नंबर है। तो क्या ऐसी संख्याएं भी रेशनल नंबर हो सकती हैं, या फिर परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जो अशांत हो लेकिन अनावृत की जगह आवृत हो। आवृत का मतलब क्या है, कि एक प्लेस पर आए जो फिक्स प्लेस हो। जैसे हमने कह दिया 0.212121, जैसे ये देखो 212121 लगातार आ रहा है, इसको हम 0.21 के पावर क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं ऊपर। तो ये अभी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे हमने कह दिया 0.3333, आप इसको क्या लिखते हैं, 0.3 के ऊपर 12, तो इसका मान क्या है, 1/3 है। तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के भाग। आगे हम समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या को हमने बताया कि वही संख्या होगी जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हम परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटें, ठीक है, यदि हम परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटें, जिसमें हमारा एक आता है पूर्णांक संख्याएं और एक आती हैं भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स, और यहाँ पर फ्रैक्शन। अब इनमें डिफरेंट यदि हम समझे तो पूर्णांक संख्याएं वे सभी अंक या फिर वे सभी संख्या जो पूर्ण अंक में हो, जो क्या हो, पूर्ण अंक में। जैसे -3 को हम कर सकते हैं
5 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 0 को कर सकते हैं, -3 को कर सकते हैं, -4 को। ये सभी क्या है, एक पूर्ण अंक है, अपने आप में पूरी पूरी है। लेकिन वे सभी अंक जो अपने आप में पूरा नहीं होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या को हम दो भाग में बांट रहे हैं, जिसमें एक आपका पूर्णांक आ रहा है, एक क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। पूर्णांक क्या होंगे, जो अपने आप में पूरा पूरा होंगे उन्हें हम पूर्णांक बोलेंगे, तथा जो अपने आप में पूरा ना होकर अधूरे रहेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन या भिन्न बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पूर्णांक होता है यह पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर जीरो है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर निगेटिव भी है, तो पूर्णांक क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम कह दें भिन्न, क्या जीरो एक भिन्न है, तो जीरो भिन्न नहीं है। जीरो क्या अपने आप में एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए देखिए पूर्णांक, अभी हमने बताया कि पूर्णांक क्या होते हैं, वे सभी अंक जो अपने आप में पूरा पूरा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हमने क्या बोला कि पूर्णांक निगेटिव भी हो सकता है, पूर्णांक क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पूर्णांक क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसी पूर्णांक को यदि हम कैटेगराइज करें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी पूर्णांक जो केवल धनात्मक होते हैं, वे सभी पूर्णांक जो केवल धनात्मक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हमने क्या बताया कि वे सभी पूर्णांक जो केवल धनात्मक हो, जो केवल पॉजिटिव हो, वे क्या कहलाते हैं, धनात्मक संख्या। जो धनात्मक हो वे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। अर्थात जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट, सभी पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। जैसे यदि हम कोई भी चीज काउंट करने के लिए दे दें तो आप नेचुरली कहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई -2 -1 -0 से तो काउंट करेगा नहीं। तो वैसे ही तो जो नेचुरल नंबर्स होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और एक से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, यदि हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसमें आप जीरो को ले लीजिए और पॉजिटिव इंटीजर को भी साथ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं 0 प्लस पॉजिटिव हो गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। अर्थात शून्य के साथ सभी धन पूर्णांक संख्याएं यदि हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स बोलते हैं, यही बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम निगेटिव ले लें और जीरो को कन्वर्ट कर लें और पॉजिटिव, ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य सभी पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक ही कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक में आप जानते हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो आ सकता है, लेकिन टोटल जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद जितने जीरो और पॉजिटिव, जीरो और धनात्मक पूर्णांक होंगे वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, संख्या और पूर्णांक में क्या डिफरेंट है। संख्या और पूर्णांक में क्या डिफरेंट है, यदि हमने कह दिया एक सम संख्या, एक सम संख्या जो छोटी हो, सबसे छोटी सम संख्या, एक सम संख्या जो सबसे छोटी हो, जो सबसे छोटी हो, तो आप क्या कहते हैं, 2। यदि संख्या बोलेगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, धनात्मक। यदि हमने कह दिया कि -2 क्या है, यह सम है, लेकिन सम क्या है, पूर्णांक है, यह सम पूर्णांक है, और यह तो
यह सम संख्या है और सम पूर्णांक भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो यदि आप जीरो को ले रहे हैं तो जीरो एक क्या है, सम पूर्णांक है। जीरो एक क्या है, सम पूर्णांक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि पूर्णांक और संख्या में क्या डिफरेंट है। तो जितने भी पॉजिटिव होंगे इंटीजर्स उन्हें हम क्या बोलेंगे, यह एक संख्या है, और अगर निगेटिव हो गया तो वह पूर्णांक कहलाएगा। पॉजिटिव है तब भी आप पूर्णांक कहेंगे, लेकिन वे संख्याएं भी होती हैं। तो संख्या केवल पॉजिटिव हो सकती है और पूर्णांक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। यदि संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसको हम देखते हैं कितने भाग होते हैं, इसके कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे पहले आप देख लीजिए सम संख्या, इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं किसे कहेंगे, वे सभी संख्या जो दो से विभाजित हो। वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ये हमेशा 2n के फॉर्म में होती हैं। ये हमेशा 2n के फॉर्म में होती हैं। जैसे हमने कह दिया यदि 4, तो 4 में क्या है, 2 × 2 है ना। यदि हमने 2 को कह दिया तो 2 × 1 है। 6 को कह दिया तो 2 × 3 है। ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, तो 2n के फॉर्म में होती है। जो सम संख्या होती है वो हमेशा 2n के फॉर्म में होती है, अर्थात ये हमेशा 2 से पूरा विभाजित होती है। ठीक है। सम संख्या के बाद एक नंबर आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं किसे कहेंगे, वे सभी संख्याएं जो सम नहीं होंगी वे क्या होंगी, विषम होंगी। वे सभी संख्याएं जो सम नहीं होंगी वे विषम होंगी। जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो, विभाजित न हो, जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे हमने कह दिया 3, 5, 7, 11, 15, 17, ये हमेशा किस फॉर्म में होंगी। जैसे सम संख्या को हमने बताया कि 2n के फॉर्म में होती हैं, तो जो विषम संख्या होती है हमेशा 2n+1 के फॉर्म में होती हैं। 2n+1 के फॉर्म में होती हैं। जैसे हमने कह दिया जो 3 है ये किस फॉर्म में है, तो 2 × 1+1, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो विषम संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, और ये किस फॉर्म में होते हैं, 2n+1 के फॉर्म में होती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों, विभाजित हो, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वे सभी संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यदि हमने एक को ले लिया तो एक केवल एक से कट रहा है और खुद से दोनों से कट रहा है भले, लेकिन एक ही अंक है। तो जो 2 होगा, 2 एक हमारे क्या है, इसे हम देखेंगे तो यह एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। इसके अलावा किसी अन्य तीसरे अंक से विभाजित नहीं है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या होती है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 की प्रॉपर्टी एक और है, इसे हम बोलते हैं कि यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यह क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। ऐसे ही 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा, 17 आएगा, ऐसे आती जाती है। ठीक है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यह कौन सी होगी, 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। ठीक है। यदि हम अभाज्य संख्याओं के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि जो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वह 2 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ऐसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 101 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 997 ऐसे होती है। यह सबसे छोटी होगी 1 अंक में, उसके बाद बड़ी होगी, यह छोटी होगी 2 अंक में, यह बड़ी होगी, ऐसे है। ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 25 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, तो हम जानते हैं 9 आती हैं। फिर 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी आती हैं, 9 6 15 आती हैं। तो अभी इसके आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब प्राइम नंबर्स को एकदम विस्तार में पढ़ रहे होंगे तो उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अभाज्य संख्या के बाद नंबर आता है सहअभाज्य संख्याओं का। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या होगी, कोई जरूरी नहीं कि वह अभाज्य संख्या ही हो, तो सहअभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं उन संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्या का युग्म जिनका मौसा केवल क्या है, 1 है। उन संख्याओं का युग्म या उन संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसा केवल 1 है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। मौसा 1 आने का मतलब क्या है, यदि आप अपने लोकल लैंग्वेज में समझे तो आप कह सकते हैं कि वे सभी अंक या फिर ऐसे एक साथ आने वाले अंक जो एक ही पहाड़े में ना आते हों। जैसे हमने लिख दिया 3 7 11, क्या कोई इसमें से कोई एक ऐसा है जो एक ही पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 7 11 किसी एक पहाड़े में नहीं आ सकता। जैसे मैंने दे दिया 4 है, 9 है, और उसके बाद मैंने दे दिया 17, तो कोई एक ऐसा टेबल नहीं होगा, कोई एक ऐसा पहाड़ा नहीं होगा जिसमें यह तीनों संख्याएं आती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अगर यदि आप इसका मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, केवल 1 आएगा। बस एक ही ऐसा अंक है जो 4 को भी पूरा काट सकता है, 9 को भी और 17 को भी काट सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा अंक हो ही नहीं सकता जो इन सबको 4 9 और 17 को पूरा विभाजित करे। इसीलिए जब जिन संख्या युग्मों का मौसा 1 आता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। आगे देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, या फिर ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे हमने कह दिया एक संख्या आप लेते हैं 3
यह भी अभाज्य है। एक संख्या आप लेते हैं 5, तो इनके बीच का अंतर क्या है भाई 2 है, तो ये क्या कहलाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने कह दिया एक आपके पास संख्या है 5 और एक संख्या है 7, आप इनके बीच में अंतर देखेंगे, इनको एक दूसरे में से घटाएंगे, इनका भी अंतर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऐसे हमने ले लिया 11 और 13 को, या फिर मैंने ले लिया 41 और 43 को, 17 को ले लिया, 19 को ले लिया, तो ये सब ऐसी अभाज्य संख्या है। पहली बात तो यह सब क्या है, आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, और उनके साथ साथ इनके बीच का जो डिफरेंट है, इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। तो जब हम देखते हैं 2 अभाज्य संख्या या 2 प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंट कितने का हो, 2 का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वे हैं 3 और 5, 3 और 5। इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं होंगी, जो क्या नहीं होंगी, अभाज्य नहीं होंगी, वे सभी क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। वे सभी क्या होंगी, भाज्य संख्या। जैसे हमने कह दिया कि यदि आप कहेंगे कि सर जी एक तो अभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह भाज्य होगी, नहीं। भाज्य होने के लिए एक शर्त है। भाज्य होने के लिए शर्त क्या है कि वह 1 से विभाजित होना चाहिए, स्वयं से भी विभाजित होना चाहिए, किसी एक अन्य तीसरे अंक से भी विभाजित होना चाहिए, तीसरे अंक से विभाजित होना चाहिए। ऐसे सभी नंबर्स या ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, 1 से विभाजित हों तथा अन्य किसी तीसरे अंक से विभाजित होते हैं, तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हम किसे लिख सकते हैं, एक तो केवल 1 से कट रही है और किसी अन्य से कट नहीं रही है। 2 अभाज्य होती है क्योंकि 1 से और 2 से बस 2 ही नंबर से कट रही है। 3 भी क्या है, एक अभाज्य है, या 1 और 3 केवल 2 ही से कट रही है। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। यह किससे किससे कट रही है, तो यह देख रहे हैं कि 1 से भी विभाजित है, 4 से भी, और एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित है। तो 4 हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चे, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वह 4 होगी। ठीक है, आगे हम यदि बात करें, जैसे 6 को भी ले सकते हैं, तो 6 हमारा क्या है, 6 भी एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट सकती है और 3 से भी कट सकती है। तो यह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं परफेक्ट। आगे देखिए आप सही संख्या। सही संख्या कहें आप, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर कौन सी बला है, परफेक्ट नंबर का क्या मतलब है, इतने सारे नंबर्स हैं, परफेक्ट नंबर हम किसे बोलते हैं। तो यदि हम आपको दे दें कोई एक संख्या, जैसे हमने दे दिया 4, हमने पूछा कि यह कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो 4 को पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यह 1 से विभाजित हो सकती है, 2 से हो सकती है और स्वयं 4 से हो सकती है। यह किससे किससे विभाजित है, 1 से है, 2 से है और 4 से है। अब देखिए जो एक अंक है 4, यह स्वयं है। यदि जो अंक है उसी अंक वह अंक स्वयं को विभाजित तो करता है। यदि हम इनको छोड़कर जो बाकी नंबर्स हैं, यदि इनको काउंट करें, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट फैक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं, परफेक्ट फैक्टर। तो 4 का परफेक्ट फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है और 2 है, 1 है 2 है।
तो आप समझ रहे हो कि परफेक्ट फैक्टर हम किसको बोले। जैसे हमने कह दिया एक नंबर आपके पास है 9, तो 9 देखिए 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और स्वयं 9 से विभाजित है। तो यदि आप इसका परफेक्ट फैक्टर देखेंगे तो कौन कौन सा, 1 है और 3 है, क्योंकि जो संख्या है उसे तो हमें लेना नहीं है। अब देखिए परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं या सही संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनके परफेक्ट फैक्टर का योग संख्या के बराबर होता है। संख्या के क्या होता है, बराबर। परफेक्ट नंबर या सही संख्या हम किसे बोलेंगे, ऐसे संख्या जिनके परफेक्ट फैक्टर का योग या फिर उनके जो परफेक्ट फैक्टर हैं उनको जोड़ने के बाद यदि संख्या के बराबर हो रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सही संख्या या परफेक्ट नंबर। यदि आप इसको देखें तो 9 या यदि इसके परफेक्ट फैक्टर कौन कौन से, 1 है और 3 है, इनको आप जोड़ते हैं तो क्या आता है, यह 4 आता है। क्या यह 9 के बराबर है, नहीं, यह 9 के बराबर नहीं है, तो 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 4 को भी आप देख लीजिए, 1 है और 2 है, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 3। क्या यह 4 से बराबर है, क्या नहीं है, तो यह भी क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट नंबर होगा कौन, परफेक्ट नंबर देखिए जैसे हमने कह दिया 6, तो 6 को यदि आप विभाजित करते हैं तो यह 1 से विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, जो 6 है उसको आपको छोड़ देना, जो नंबर है उसको छोड़ देना। तो इसके जो परफेक्ट फैक्टर बनेंगे कौन कौन बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। यदि आप इन सबको जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 3 6, 6 बराबर 6, अर्थात 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 हमारी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो आप समझ लीजिए कि एक अंक में केवल एक ही परफेक्ट नंबर है, कौन सी है, 6। ऐसे यदि हम कह दें 2 अंक में, तो 2 अंक में एक ही परफेक्ट नंबर है जो है 28। जैसे यदि हम कह दें 28 के लिए, तो आप 28 को देखिए किससे किससे विभाजित है। 28 को आप देखते हैं तो यह 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 14 से भी कटेगी और खुद 28 से भी कटेगी। तो हमें जो इसके परफेक्ट फैक्टर हैं वे निकालने हैं। कौन कौन से भाई परफेक्ट फैक्टर, देखिए 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28, अर्थात यहाँ 28 और 28 आपस में बराबर आ रहा है। इसका मतलब 28 एक क्या है, आपके परफेक्ट संख्या या परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है। परफेक्ट नंबर के बाद एक नंबर आता है ओबीडिएंट नंबर, जिसे हम प्रचुर संख्या कहते हैं। ओबीडिएंट नंबर, एविडेंट नंबर या प्रचुर संख्या। देखिए एविडेंट नंबर या प्रचुर संख्या हम किसे कहेंगे। आप जान चुके हैं कि परफेक्ट फैक्टर हम किसे कहते हैं, जो नंबर है आप उसको छोड़कर जो भी उसके फैक्टर है उसको ले लीजिए। जब किसी भी नंबर के परफेक्ट फैक्टर उस नंबर से बड़े होने लगते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रचुर संख्या कहते हैं। उन्हें हम बोलते हैं प्रचुर संख्या। जब किसी संख्या के परफेक्ट फैक्टर उस संख्या से क्या होने लगते हैं, बड़े, तो उन्हें हम बोलेंगे प्रचुर संख्या। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 12, यदि 12 को देखते हैं तो यह किससे विभाजित है, 1 से है, 2 से है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और स्वयं 12 से भी है। यदि आप इनके परफेक्ट फैक्टर देखोगे तो यही सभी हैं। हम इसको ऐड कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 भी हो गया, 6 भी हो गया और बस इतनी सभी संख्या है। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या रहा है, 16, जो क्या एक नंबर से बड़ा है। यह जो नंबर 12 है इससे बड़ा है कि नहीं, 16 12 से बड़ा है, इसलिए 12 एक क्या कहलाएगी, आपकी ओबीडिएंट नंबर या प्रचुर संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, ओबीडिएंट नंबर या प्रचुर संख्या कहलाएगी। जैसे इसके अलावा एक और हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 24 को। आप देखेंगे 24 को तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 3 4 6 8 12, तो आप एक 24 होगा। तो 24 को हम छोड़ देते हैं तो इसके जो परफेक्ट फैक्टर होंगे कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 6 8। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 4 10 16 16 8 24 24 12 कितना हो सकता है, 36। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 36 है
हमेशा 24 से बड़ा होगा। जब किसी नंबर का परफेक्ट फैक्टर उस नंबर से बड़ा हो जाए तो उसे हम प्रचुर संख्या या एबडेंट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रचुर संख्या या एबडेंट नंबर बोलते हैं। इसके बाद नंबर आता है आपका डेफिशिएंट का, डेफिशिएंट नंबर या न्यून संख्या, न्यून संख्या। एबडेंट नंबर किसे कहते हैं? सॉरी, डिफिशिएंट नंबर। हमने अभी आपको बताया कि यदि किसी भी नंबर का जो परफेक्ट फैक्टर है, परफेक्ट फैक्टर या जो आदर्श उसका गुणनखंड है, वह यदि संख्या से बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एबडेंट या प्रचुर संख्या बोलते हैं। लेकिन जब उसका परफेक्ट फैक्टर उस नंबर से छोटा हो जाएगा, उस नंबर से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो उसे हम न्यून संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून संख्या या फिर डेफिशिएंट नंबर बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया आपके पास 4, 1 है, 2 है, 4 है, इससे विभाजित हो सकता है। इसका यदि आप परफेक्ट फैक्टर देखेंगे तो कौन कौन है? 1 है और 3 है, सॉरी 1 है और 2 है। यदि आप इसका सम करेंगे, इसका योग करेंगे तो 3 आ रहा है, और यह हमेशा इस नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए यह क्या होगा? यह न्यून संख्या या डेफिशिएंट नंबर कहलाएगा। इसके अलावा जैसे हमने एक 9 को ले लिया, तो 9 किससे विभाजित है? 1 से है, 3 से है और स्वयं से है, तो 9 को नहीं लेना है। उसके अलावा 1 और 3 इसके क्या होंगे? परफेक्ट फैक्टर होंगे। तो आप देख रहे हैं जो 3, 1, 4 हमेशा 9 से क्या होंगे? छोटे होंगे। तो जो 9 हमारी है एक न्यून संख्या है। क्या है बच्चे? न्यून संख्या है। इसके अलावा अंतिम संख्या का देखेंगे प्रकार हम, जिसे त्रिकोणीय संख्या कहते हैं, ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं, जिसे हम त्रिकोणीय संख्या या ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या या ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर। त्रिकोणीय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, समझिएगा ध्यान से। जब ऐसी संख्या जो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करे, ऐसी संख्या जो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करे उसे हम त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का निर्माण कैसे करेगा? पहले तो समझिए, यह संख्याएं हमेशा n+1/2 के फॉर्म में होती हैं। यह संख्याएं हमेशा n+1/2 के फॉर्म में होती हैं। जैसे हमने कह दिया, यदि पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, तो 1 × 2/2 अर्थात क्या हो जाएगी? 1 होगी। दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? तो 2 × 3/2 अर्थात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे जो तीसरी त्रिकोणीय संख्या होगी वो 6 होगी, चौथी क्या होगी? 10 होगी। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर त्रिकोण बन कहाँ रहा है, समबाहु त्रिभुज बन कहाँ रहा है? तो यदि हम कह दें कि जो एक संख्या आपकी पहली संख्या ये 1 थी, ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या क्या थी? 3 थी, तो 1 हो गया, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो गई? 1, 2, 3 हो गया। चौथी संख्या क्या है? 6 है। इसका मतलब है कि 1, 2, 3। देखिए, जो तीसरी संख्या है यह कितने लोग को मिलाकर बन रही है? 6 लोग को, और ये हमेशा क्या बना रही है? समबाहु त्रिभुज। और चौथे नंबर जो है हमारा हमेशा बढ़ते ही जाएगा। देखिए, इसमें कितने हो गए? सभी टोटल 10 हो गए। ऐसे ही पूछा जाए यदि आपसे, 7वां त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी, तो 7वें नंबर की, तो 7 से 1 ज़्यादा कर लीजिए, 8 बटे में हो गया 2। यदि हम इसको 4 7 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यह थी त्रिकोणीय संख्या। तो आज की कक्षा में हमने संख्या के बारे में पढ़ा, फिर संख्या को कितने भागों में बांटते हैं, काल्पनिक पढ़ा, वास्तविक पढ़ा, फिर वास्तविक संख्या को हमने देखा जो परिमेय अपरिमेय में बांटे थे। उसके बाद परिमेय संख्याओं को हमने 2 भागों में बांट लिया, जो भिन्न था और क्या होती है? पूर्णांक होती है। पूर्णांक को हमने देख लिया, जो धन पूर्णांक होते हैं वे सभी क्या होते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 0 के साथ जो प्राकृतिक संख्या हो जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंटीजर होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद हमने यह देखा
कि जो पूर्णांक और संख्या के बीच का डिफरेंट है, जो पॉजिटिव होगा उसे बस संख्या कहेंगे और जो नेगेटिव पॉजिटिव सब रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। उसके बाद हमने यही देखा जो संख्याएं होती है बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद हमने देखा आपके पास न्यून संख्या है, आदर्श संख्या है, और उसके बाद प्रचुर संख्या है, फिर त्रिकोणीय संख्या है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।